बताओ बेटा कहाँ तक पढ़े थे? कौन सा? गति विषयक तीनों नियम हो गए थे, है ना? चलो ठीक है। मतलब पहला नियम, यदि कोई वस्तु विरामावस्था में है अथवा सीधी रेखा में एक समान गति की अवस्था में है तो वह तब तक उसी अवस्था में बनी रहेगी जब तक कि उस पर कोई बाह्य नेट बल नहीं लगेगा। समझ गए? दूसरा नियम क्या था? किसी वस्तु पर आरोपित बल उस वस्तु के संवेग में परिवर्तन की समय दर के समानुपाती होता है या बराबर होता था, क्योंकि ऐसा ही और सीजीएस में के की वैल्यू 1 होती है। ओके? या फिर इसी को दूसरे तरीके से बोलते थे F = m × a, यानी किसी वस्तु पर आरोपित बल उस वस्तु के द्रव्यमान तथा उस वस्तु में बल की दिशा में उत्पन्न त्वरण के गुणनफल के बराबर होता है। तृतीय नियम, यदि कोई वस्तु किसी दूसरे वस्तु पर बल लगाती है तो दूसरी वस्तु भी पहले वस्तु पर उतना ही बल विपरीत दिशा में। तीनों नियम हो गया था, ठीक है? और जो छोटे छोटे उसमें संवेग आवेग ये सब था वो सभी पढ़ा दिया था। क्लियर? ओके। अब आप पढ़ सकते हो, एक इम्पॉर्टेंट नियम है जो कि आपकी परीक्षा के दृष्टि से भी इम्पोर्टेंट है, बहुत पूछा जाता है। इसको आप इम्पोर्टेंट लिखेंगे और क्या है तो आप लिखेंगे लॉ ऑफ कंजर्वेशन। लीनियर मोमेंटम मीन्स रेखीय संवेग संरक्षण का नियम। हेडिंग बनाना बेटा। रेखीय संवेग के संरक्षण का नियम, ठीक है? ओके, इसको पढ़ना है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्लियर है? हाँ, सही लिखा है ना? ठीक, कोई बात नहीं, मुझे लगा आप कुछ कह रहे हो। तो ध्यान देना, ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए, मतलब जो भी एग्जाम हो रहा है आप लोगों का, होम एग्जाम हो रहा है ना 11th में, उसके लिए इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में पूछा था। दूसरी चीज़ न्यूमेरिकल के लिए भी इंपॉर्टेंट है, और इससे एक दो क्वेश्चन और बन जाते हैं। जैसे रेखीय संवेग के संरक्षण के नियम से न्यूटन के गति विषयक तृतीय नियम को प्राप्त कीजिए, यानी इसकी सहायता से तीसरे नियम को प्राप्त करो। बात समझ में आ रही है? अच्छा, ये और दोनों टॉपिक एक साथ पढ़ाएंगे। एक टॉपिक और है, न्यूटन के गति विषयक द्वितीय नियम से तृतीय नियम को प्राप्त कीजिए। फिर वहाँ पे एक कॉन्सेप्ट और बताना है आपको कि जो वास्तविक नियम है न्यूटन का वो द्वितीय नियम ही है, क्योंकि द्वितीय नियम में प्रथम नियम भी आ जाता है, तृतीय नियम भी आ जाता है। प्रथम नियम का तो वेरिफिकेशन हम लोग पहले ही कर चुके हैं, क्लियर है? तृतीय वाला करवा देंगे। पहले इसको देख लेते हैं है क्या। तो इस नियम का स्टेटमेंट क्या है, कथन क्या है, उसको लिख रहे हैं। तो देखना, इस नियम का कथन है कि बाह्य बल की अनुपस्थिति में निकाय का, एक एक शब्द का मतलब समझा रहा हूँ। बाह्य बल की अनुपस्थिति में निकाय का संपूर्ण मीन्स कुल संपूर्ण रेखीय संवेग नियत रहता है। लो भाई, ये नियम है आपका, समझना है इस नियम को बढ़िया से। थोड़ा क्या कह रहा है, कोई निकाय, निकाय का मतलब पहले समझिए, सिस्टम। निकाय का मतलब, जैसे ये मार्कर है, एक निकाय है, इसमें बहुत सारे कंपोनेंट लगे हैं। इसमें देखो, इधर भी कुछ ना कुछ लगा है, इधर भी कुछ ना कुछ लगा है, बात समझ में आ रही? ये सब जुड़कर बना हुआ है, क्लियर है? तो एक निकाय हो गया, एक से अधिक चीज़ों से कोई चीज़ मिलकर बना उसको निकाय बोलते हैं, क्लियर? और अगर उस पर बाह्य बल ना लग रहा हो, यानी बाहर से कोई बल ना लग रहा हो, आपस में एक दूसरे के ऊपर लगा रहे हैं, उससे कोई मतलब नहीं। जैसे इसके अंदर जो अणु होंगे छोटे छोटे, वो एक दूसरे पर बल लगाए, उससे हमको कोई मतलब, वो इंटरनल फोर्स हो जाएगा, यानी आंतरिक बल हो जाएगा, बाहर से कोई बल ना लगा रहा। तब इस निकाय का
संपूर्ण रेखीय संवेग नियत रहेगा। यानी इस निकाय का मतलब समझना, जितने भी कण हैं उन सभी का, अलग अलग की बात नहीं हो रही है। संपूर्ण का मतलब क्या हो गया? संपूर्ण रेखीय संवेग का मतलब संयुक्त रूप से कुल जो रेखीय संवेग हो वो नियत रहेगा, यानी वो नहीं बदलेगा। बाकी इसके अंदर जो एक एक कण है उनका तो बदल ही रहा होगा भाई, वो एक दूसरे के ऊपर बल लगा रहे हैं, तो जब एक दूसरे के ऊपर बल लगा रहे हैं तो उसका बदल जा रहा होगा। क्योंकि जब कोई भी मान लो छोटा सा पार्टिकल है, ये छोटा सा पार्टिकल है, ये उसके ऊपर बल लगाया, ये इसके ऊपर बल लगाया, बल लगाएगा तो आप सभी जान रहे हो संवेग में परिवर्तन होगा। और संवेग में परिवर्तन की दर मतलब हाँ, संवेग में क्या हो जाएगा? परिवर्तन हो जाएगा, यानी वो नियत नहीं रहेगा, तो उसकी बात नहीं करते। लेकिन अगर सबके संवेग परिवर्तन को जोड़ें, जैसे डेल्टा P1 प्लस डेल्टा P2, मान लो पहले कण में डेल्टा P1 परिवर्तन हुआ था, दूसरे कण में डेल्टा P2 परिवर्तन हुआ था, और अगर इनको जोड़े, संवेग क्या है? सदिश राशि, तो सदिश नियम से जोड़ेंगे, है ना। हाँ, और जोड़े और कितना आ गया? 0। तो कहाँ बदला? बात समझना नहीं। डेल्टा का मतलब क्या हुआ? परिवर्तन, और 0 आने का मतलब कोई परिवर्तन नहीं। कोई परिवर्तन नहीं होने का मतलब जितना पहले था उतना अब भी है, तो वही तो हो गया, नियत रहता है। तो स्टेटमेंट समझ में आया कि नहीं? इसको गणितीय रूप में भी लिख सकते हो, देखो। अर्थात इसे कहने का मतलब ये है, न्यूटन की गतिविधि के द्वितीय नियम से आप सभी जानते हो, चूंकि डेल्टा P बाई डेल्टा T, इसका मतलब क्या हुआ? संवेग में परिवर्तन की समय दर, जो कि किसके बराबर होता था? बाह्य बल के बराबर। एक्सटर्नल फोर्स, EXT का मतलब एक्सटर्नल फोर्स, बाह्य बल के बराबर होता था। बात समझ आ रही है? अब आप कह रहे हो बाह्य बल की अनुपस्थिति है, यानी वो है ही नहीं, तो इसका मतलब आप कह रहे हो यदि F एक्सटर्नल इज इक्वल टू 0, यानी बाह्य बल क्या हो? 0 हो, देन तब डेल्टा P बाई डेल्टा T बराबर F एक्सटर्नल की जगह क्या लिखोगे? 0। ध्यान से देखो, ये लिखा क्या है? संवेग में परिवर्तन की दर, और दिखा कितना रहा है? 0, यानी संवेग में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है। और अगर कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है तो क्या है? नियत है। बात समझ में आ रही है? अवकलन से भी देख सकते हो। अवकलन में आप क्या लिखते थे? संवेग में परिवर्तन की दर dP बाई dt, ऐसे ही तो लिखते थे भाई। बहुत सूक्ष्म समय अंतराल देख रहे हो, है ना, अभी डायरेक्ट समझ आओगे। तो dP बाई dt किसके बराबर है? F एक्सटर्नल, न्यूटन के गतिविधि के द्वितीय नियम से। हाँ, ये तो जानते हो। और अगर बाह्य बल 0 है तो F एक्सटर्नल की जगह क्या लिखोगे? 0, ऐसे लिखोगे इसको, अध्ययन dP बाई dt बराबर 0। जैसे पहले लिखे थे वैसे भी लिख सकते हो, ऐसे भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। बस एक चीज़ समझाने वाला हूँ यहाँ पर, ये क्या लिखा है? संवेग का समय के सापेक्ष अवकलन, और क्या लिखा है? 0। किसी भी चीज़ का अवकलन 0 कब होता है? जब वो कांस्टेंट होता है। बात समझ में आ रही है? क्योंकि अवकलन का मतलब ही होता है परिवर्तन की दर, और 0 होने का मतलब कोई परिवर्तन नहीं। कोई परिवर्तन नहीं होने का मतलब ये कांस्टेंट है, नियतांक है, तभी कोई परिवर्तन नहीं हुआ, तभी 0 आया। ठीक है, तो ये देखने के बाद लिख सकते हो, स्पष्ट है, इसलिए डायरेक्ट लिखो, इसलिए P क्या है बेटा? कांस्टेंट, यानी क्या है? नियत है। क्या है बेटा? और वही तो लिखा है, जो लैंग्वेज में लिखा है वही यहाँ मैथमेटिक्स में लिखा है। अगर बाह्य बल की अनुपस्थिति है तो संवेग में परिवर्तन की दर 0, और किसी भी चीज़ में परिवर्तन की दर 0 होने का मतलब उसमें कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है, और कोई परिवर्तन नहीं होने का मतलब जितना पहले था उतना आगे, यानी कांस्टेंट है, और उतना ही आगे भी रहेगा। तो ये है आपके रेखीय संवेग संरक्षण का नियम। बताओ, नियम समझ में आया कि नहीं? नियम लिखने के लिए भी आता है, इतना आसान नियम है। बाह्य बल की अनुपस्थिति में ये मत भूलना भैया, निकाय का संपूर्ण रेखीय संवेग नियत रहता है। अभी प्रूफ भी करवा दे रहे हैं, एक एक कण का देखोगे तो बदलेगा, लेकिन अगर हम कुल मिला के देखें कोई परिवर्तन हो रहा है तो कोई परिवर्तन नहीं। समझ गए? वो नियम, अगर समझ गए हो तो आगे बढ़े, बताओ। ठीक है, अब देखो एक अनुप्रयोग भी देख लेते हैं इसका, क्योंकि एप्लीकेशन देखेंगे तो ज़्यादा समझ आएगा ना। तो देखो अनुप्रयोग कौन सा है, मेरे ख्याल से 9th में भी आप लोगों ने पढ़ा होगा, पता नहीं। किसके लिए देखेंगे? लिखेंगे फॉर collision of two bodies, मीन्स दो पिंडों के टक्कर के लिए, दो पिंडों के
टक्कर के लिए, उसमें देख रहे हैं ना। तो यहीं पर थोड़ा और हाँ भैया, तो दो पिंडों के टक्कर के लिए हम लोग देखने वाले हैं, क्या देखने वाले हैं बेटा? लीनियर मोमेंटम का कंजर्वेशन, है ना। देखो आप सपोज कर लीजिए ये आपका ग्राउंड लेवल है, क्या है बेटा? या फिर कोई मेज की सतह है या कुछ भी है, कुल मिला के ऐसे कोई समतल होगा। बात समझ आ रही है? ओके। और इस पर कोई दो पिंड हैं, एक बॉडी ये है, ठीक है, और एक बॉडी ये है। समझ जाओगे, एक बड़ा एक छोटा, या फिर रहने दो। सबसे अच्छा तरीका इनका नाम लिख देना। मान लेना ये पहला बॉल है और ये दूसरा। समझ आ रही बात? ओके। फिगर देखना अच्छे से। तीन फिगर बना रहे हैं, एक एक फिगर को समझिए। आप सपोज करिएगा कि ये जो पहला फिगर है इसमें दोनों पिंड ऐसे, एक u1 वेग से चल रहा था और दूसरा u2 वेग से चल रहा था। भाई प्रारंभिक वेग है तो u1 u2 मान रहे हैं, है ना, और एक ही दिशा में देखो चल रहा था। क्लियर है? हाँ, इसको बनाना फर्स्ट। और ये है क्या देखेंगे, टक्कर से पहले, टक्कर के पूर्व। बात समझ में आ रही? ये कौन सा फिगर है? फर्स्ट फिगर है ना, अभी टक्कर नहीं हुआ है। ओके, अब देख लीजिए यहाँ दोनों को सपोज करिए कि दोनों टकरा गए, एक दूसरे से क्या हुए हैं, टकरा गए। ओके, तो ये क्या है, टक्कर के समय। समझने वाली बात है, ये टकराएंगे कैसे? दोनों एक ही डायरेक्शन में जा रहे थे, टकराएंगे कैसे? तो एक कंडीशन है, कब? यदि u1 इज ग्रेटर देन u2, यानी जो पीछे चल रहा है उसका वेग थोड़ा अधिक हो पहले वाले से। बात समझ आ रही है? तो ये जाके उसको टक्कर मार देगा, ऐसे कुछ। इसको बना देना फिगर सेकंड। समझ आ रहा है? अच्छा, ये टक्कर जब मारेगा इसको तो आप सभी जान रहे हो भाई, पहला बॉडी जो होगा, ध्यान समझना, पहला बॉडी जो होगा वो दूसरे पर बल लगाएगा उधर की ओर। बात समझ आ रही ना? और दूसरा जो बॉडी होगा यानी ये वाला इधर की ओर इस पर बल लगाएगा। समझ आ रही बात नहीं? सिंपल सी बात है, जब टक्कर मारेगा तो इसको उधर धक्का देने का प्रयास करेगा और ये वाला उसको इधर की ओर धक्का देने का प्रयास। क्लियर है बात? तो बल का कुछ नाम रख दो। इसका नाम ऐसे हम लिख दे रहे हैं। सपोज करना पहला वाला दूसरे पर बल लगा रहा है F21 और दूसरा वाला पहले पर बल लगा रहा है, तो इसको लिखते हैं ऐसे F1। देखो इसको पढ़ते कैसे हैं, इसको बोलते हैं बेटा फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2। क्या बोलेंगे? फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2। फोर्स ऑन 1 का मतलब पहले पर बल, जो पहले लिखा गया उस पर बल लग रहा है, और जो बाद में 2 नंबर लिखा गया इसका मतलब दूसरे के कारण लग रहा है। बात समझ आ रही है? जैसे कहीं लिखा हो FAB, इसका मतलब है फोर्स ऑन A, किस पर बल लग रहा है? A बॉडी पर बल लग रहा है। किसके कारण लग रहा है? ड्यू टू 2, दूसरे के यानी B के कारण लग रहा है, ड्यू टू B। बात समझ आ रही है? तो इस तरीके से तो आप इसको समझ जाओगे, समझाने की जरूरत है नहीं। 2 पहले लिखा है, इसका मतलब फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1, पहले दूसरे पर बल पहले के कारण। यहाँ पर पहले पर बल दूसरे पिंड के, समझ गए? अच्छा, अब जब टकराएंगे तो टकराने के बाद फिर अलग हो गए हम लोग मान लेंगे, और फिर उसी डायरेक्शन में चलने लगे। मान लो झगड़ा उड़ा करके शांत हो गए, बात समझ आ रही है? फिर इसी डायरेक्शन में चलने लगे। अच्छा, जब टकराएंगे तो वेग में परिवर्तन हो ही जाएगा भाई। ये वाला उसको टक्कर मारेगा यानी इसके वेग तो बढ़ जाएगा, और अपना वाला क्या कर लेगा? कम कर लेगा।
बात समझ में आ रही है? तो बताओगे यहाँ पर ऐसे भैया इसका यहाँ पर कुछ ना कुछ वेग होगा और इसका भी यहाँ पर कुछ ना कुछ वेग होगा, लेकिन समझना अब यहाँ वेग बदल जाएगा। यहाँ पर हम लोग मान लेंगे v2 और यहाँ पर हम लोग मान लेंगे v1 और सदिश राशि है तो चाहो तो वेक्टर भी लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ भी ऐसे लगा सकते हो। ये कौन सा फिगर है बेटा? तो आप बताओगे ये टक्कर के बाद है, क्या है ये? अगर कहीं संघट लिखा हो तो भी परेशान मत होना, संघट कोलिजन को ही बोलते हैं, मतलब टक्कर ही होता है, ठीक है। तो ये फिगर कौन सा है बेटा? थर्ड। चलो 3 फिगर बना ले, तीनों को इधर बना लेते हैं एक तरफ। दिख तो रहा होगा? तीनों को अलग कर दे रहेगा, बढ़िया से आप समझ जाइए। तीनों का काम रहेगा, अलग अलग से देखना भी है आपको। ये पहला फिगर, ये आपका दूसरा, बताओ यहाँ तक बात समझ आई? कोई डाउट? अब आप कैलकुलेशन करिए, ध्यान दीजिएगा। यहाँ इसके लिए रेखीय संवेग के संरक्षण का नियम देख रहे हैं, ठीक है, और प्राप्त भी करेंगे, डेरिवेशन भी करेंगे। ध्यान देना, हम टक्कर के समय की बात करते हैं। टक्कर से पहले तो आप सभी जान ही रहे हो सारी चीजें ना, हम टक्कर के समय की बात कर रहे हैं। आप बताओगे, ये एक लाइन को लिख दूँ, लिख देंगे बल, या ऐसे लिखेंगे बलों F12 व F21 के कारण। ध्यान देना भाई, जब दोनों टक्कर हुआ तो एक बल कौन सा लग रहा था? F12 और दूसरा बल कौन सा लग रहा है? F21, एक दूसरे पर लगा रहता है ना, के कारण पिंड 1 व 2 में दो के संवेग में परिवर्तन। भाई बल लगेगा तो संवेग में तो परिवर्तन होगा ही, किसी वस्तु पर आरोपित बल उसके संवेग में परिवर्तन की दर के समानुपाती होता है, उसके बराबर होता है। तो इतनी बात तो क्लियर है कि बल लग रहा था, तो बल के कारण पिंड 1 व 2 के संवेग में परिवर्तन क्रमशः, यहाँ मैं क्रमशः लिख रहा हूँ, इसका मतलब यह है क्रम से, पहला पिंड पहले लिखा है तो उसके संवेग में परिवर्तन पहले लिखूंगा, फिर बाद में दूसरा पिंड लिखा हूँ तो उसके संवेग में परिवर्तन फिर बाद में लिखूंगा। तो संवेग में परिवर्तन क्रमशः, पहले वाले में मान लो डेल्टा P1, क्या मान लो बेटा? सदिश राशि वाह, दूसरे में मान लेना डेल्टा, संवेग में परिवर्तन क्रमशः इतना और इतना, इतना हम लोगों ने मान लिया कि इतना संवेग में परिवर्तन। ओके, अब हम बात कर रहे हैं फ्रॉम फिगर सेकंड से टक्कर के समय, डायरेक्ट लिख रहा हूँ, ध्यान देना, चूंकि टक्कर के समय पिंड 1 व 2 एक ही निकाय के दो भाग हैं। बताओ भाई, ध्यान समझना, आपके पास कोई दो बॉडी है, बात समझ में आ रही है? जब तक वो अलग अलग है तब तक तो आप दोनों को क्या कहोगे? दोनों अलग अलग हैं। लेकिन अगर टक्कर हुआ है, यानी जब जुड़े हुए हैं, टक्कर के समय की बात हो रही, ना पहले की ना बाद की, तो सेकंड फिगर देखो, जुड़े हुए हैं। तो जब जुड़े हुए हैं तब आप इन दोनों को मिलाकर निकाय बोल दोगे। भाई दोनों क्या हो गए? निकाय, एक सिस्टम बना लिया ना। और अगर हम इसी समय देखें तो कह सकते हैं कि एक निकाय का दो भाग है, एक भाग एक पिंड 1 है और दूसरा भाग पिंड 2। समझ आ रही बात? एकदम क्लियर है? अच्छा, दो भाग है, इसलिए इस निकाय पर, कौन से निकाय पर? जो पिंड 1 और दोनों ने मिलकर बनाया है इतना मेहनत करके, है ना ठीक है, इसलिए इस निकाय पर कोई
बाह्य बल कार्यरत नहीं। भाई कोई बाहर से कहाँ बल लगा रहा है, तो दोनों आपस में ही तो खेल रहे हैं। ये इस पर बल लगा रहा है, इस पर बल लग रहा है, कोई बाहर से इस पर बल लगा रहा है, नहीं लगा। तो निकाय पर क्या है, कोई बाह्य बल कार्यरत नहीं है। और अगर निकाय पर कोई बाह्य बल कार्यरत नहीं है तो निकाय का संपूर्ण रेखीय संवेग क्या होना चाहिए, नहीं नहीं नियत होना चाहिए, नियत है ना, परिवर्तन जीरो लिखोगे। हाँ ऐसे लिख सकते हो। देखो दोनों का मतलब समझो, रेखीय संवेग क्या रहेगा, नियत। नियत होने का मतलब जितना पहले था उतना अब भी रहेगा, यानी जितना टक्कर के पहले था उतना टक्कर के बाद रहेगा। अभी प्रूफ भी कर लेंगे हम, बात समझ आ रही है। और इस लाइन का मतलब क्या है, इस निकाय पर कोई बाह्य बल कार्यरत नहीं है। जब बाह्य बल कार्यरत नहीं होगा तो निकाय का संपूर्ण रेखीय संवेग नियत रहेगा। और नियत कब रहेगा, जब उसमें परिवर्तन जीरो हो। बात समझ आ रही है भाई, नियत अगर है तो उसमें परिवर्तन क्या होगा, जीरो। भाई कोई भी चीज नियत है, जैसे पाई की वैल्यू 3.14 अप्रॉक्सीमेट है तो उसको कांस्टेंट क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि उसमें कोई परिवर्तन नहीं हो रहा, समझ गए। तो ये चीज है। तो यहाँ पर देखो क्या कह रहे हैं, कोई बाह्य बल कार्यरत नहीं है, इसलिए निकाय के ऐसे लिख लो, पिंडों के संयुक्त, इसलिए पिंडों के संयुक्त रेखीय संवेग में परिवर्तन, समझ आ रहा है ना, कितना होना चाहिए, परिवर्तन कितना होना चाहिए, संयुक्त यानी दोनों का मिलाकर। अलग अलग देखेंगे तो पहले ही लिख दिया है भाई, पिंड एक में इतना संवेग परिवर्तन होगा, पिंड दो में इतना संवेग परिवर्तन। अलग अलग तो संवेग परिवर्तन होगा, लेकिन संयुक्त रूप से देखेंगे उसमें परिवर्तन जीरो। अब कुल देख रहे हैं ना, हाँ तो संयुक्त रूप से देखने का मतलब ये हुआ, इनको जोड़ो, पहले पिंड में कितना परिवर्तन हुआ था, डेल्टा P1 इतना हुआ था, और दूसरे डेल्टा P2 दूसरे पिंड में इतना हुआ था। अब इन दोनों को जोड़ दे तो भैया कुल कितना परिवर्तन हुआ, तो आप बताओगे बराबर कितना हो जाएगा, जीरो। समझ गए, क्योंकि एक का संवेग बढ़ा होगा तो दूसरे का घटा होगा, तो जितना बढ़ा उतना घटा, समझ रहे हो ना। तो सदिश राशि से तब जोड़ेंगे तो जीरो हो जाएगा। इसको ऐसे भी लिख सकते हो, डेल्टा जो दोनों पे वितरित है उसको बाहर कर लो, अंदर क्या बचेगा, P1 प्लस P2 बराबर क्या आ गए, इसका मतलब P1 और P2 क्या है, संवेग, डेल्टा क्या है, परिवर्तन, कितना होगा, जीरो। और संवेग में परिवर्तन जीरो होने का मतलब क्या हुआ, अर्थात P1 प्लस P2 बराबर कांस्टेंट। जब दोनों पिंडों के संवेग में, कुल संवेग में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा, इसका मतलब जितना पहले था उतना अब है, उतना बाद में भी रहेगा। इसका मतलब क्या है, नियतांक है। दोनों पिंडों का कुल संवेग यानी जोड़कर बताएंगे, P1 प्लस P2 क्या है, नियतांक रहेगा। क्या रहेगा बेटा, यानी कि नहीं बदलेगा। और नहीं बदलने का मतलब तो आप जानते ही हो, जितना संवेग टक्कर से पहले उतना संवेग टक्कर के बाद। क्लियर। और दोनों पिंडों का, ऐसे कितने भी पिंड हो, अगर टक्कर हुआ है, बात समझ में आ रही है, तो ऐसे बता सकते हैं कि बदलता नहीं है ना, बस बाहर से कोई बल ना लगे। और यहाँ कोई बाहर से बल नहीं लगा, अगर बाहर से बल लगेगा तब तो नियत नहीं रहे। ठीक है, तो इसके कहने का मतलब है टक्कर से पहले का संवेग बराबर टक्कर के बाद का संवेग। तो ऐसे लिख सकते हो, या फिर टक्कर के पूर्व कुल संवेग बराबर टक्कर के बाद कुल संवेग। बात समझ आ रही है, संवेग का मतलब रेखीय संवेग होगा, वही पढ़ रहा है। ठीक है, तो टक्कर के पूर्व कुल संवेग बताओ, तो टक्कर से पहले का मतलब पहला फिगर देखो, फर्स्ट फिगर, और इसमें कुल संवेग बताना है। तो पहले पिंड का संवेग P1, दूसरे का P2। और ये सब मत लिखो, नहीं तो यहाँ भी लिखना पड़ेगा ना, P1 P2 डैश कुछ करके। सिंपल सी बात है, संवेग बराबर क्या होता है, संवेग बराबर रेखीय संवेग बराबर द्रव्यमान गुणे वेग, है ना।
तो भैया कुल संवेग का मतलब पहले पिंड का संवेग प्लस दूसरे पिंड का संवेग जोड़ेंगे, याद रखना सदिश है तो सदिश नियम से जोड़ेंगे। ओके कोई बात नहीं। टक्कर के पूर्व कुल संवेग, तो पहले पिंड का संवेग द्रव्यमान गुणे वेग, इसका द्रव्यमान तो माने ही नहीं यार, मान लो। हाँ बिल्कुल ऐसे कुछ मान लेंगे, यम वन यम टू कुछ मान लेंगे। हम बताएंगे कि पहले पिंड का जो द्रव्यमान है बेटा वो यम वन कितना है, और दूसरे पिंड का जो द्रव्यमान है वो, तो हर जगह नहीं लिख रहा हूँ क्योंकि पिंड तो वही है, एक और दो एक और दो एक और दो। तो समझना है यहाँ पर आप डायरेक्ट लिख सकते हो पहले पिंड का संवेग द्रव्यमान गुणे वेग यानी m1 u1। अच्छा u1 पर वेक्टर लगा सकते हो सदिश राशि, क्लियर है, हो गया। और कुल संवेग बताना है टक्कर से पहले, तो अभी दूसरा पिंड भी बचा है, इसका संवेग जोड़ो सदिश नियम से। दूसरे पिंड का संवेग द्रव्यमान गुणे वेग कितना है बेटा m2, बताओ इतनी बात समझ आई, हो गया। टक्कर के पूर्व पिंडों का कुल संवेग हो गया, बराबर कर दो। टक्कर के बाद कुल संवेग, टक्कर के बाद मतलब थर्ड फिगर देखो, ठीक है। अब यहाँ पर कुल संवेग निकालना, तो पहले पिंड का संवेग द्रव्यमान गुणे वेग, पहले पिंड का द्रव्यमान कितना है m1 है ना, वहां पर लिख दिया था तो m1, यहाँ पर लिखोगे m1, और वेग कितना है v1। देखो टक्कर के बाद वेग बदल गया था ना, वेग बदलने का मतलब ही हुआ कि एक एक पिंड में तो पिंड के संवेग में तो परिवर्तन होगा ही, क्लियर है, लेकिन जब संयुक्त तो परिवर्तन देखेंगे तो जीरो आएगा, हो गया। प्लस अभी तो एक पिंड का लिखो, दूसरे पिंड का भी लिखो। हाँ दूसरे पिंड का द्रव्यमान कितना था m2, और वेग कितना था बेटा v2, टक्कर के बाद v2, हो गया। ऐसा निकाल सकते हो, ठीक है। यहीं से सारे न्यूमेरिकल्स लगते हैं। आप चाहो तो एक एक पिंड का अलग कर लो संवेग में परिवर्तन, क्लियर, वही चीज़ वही बता दिया हूँ, लेकिन यहाँ भी देख लो, कोई बात नहीं है, बस एक सेकेंड समझा दे रहा हूँ। देखो बेटा 1 वाले को एक तरफ कर लो, 2 वाले को एक तरफ कर लो, ठीक है। तो ध्यान देना ये m1 b1 है, इसको इधर ले आओ तो प्लस का इधर आएगा माइनस, तो या फिर माइनस m1 b1, और यहाँ पहले से क्या लिखा है प्लस m1 u1। मैंने कहा है 1 1 वाले को एक तरफ कर लो, यानी पहले पिंड का एक तरफ दूसरे पिंड का दूसरे तरफ। यहाँ पर पहले से क्या लिखा है m2 b2, और 2 वाला यहाँ भी एक पार्ट है तो इसको उधर ले जाओ, ये प्लस का था उधर जाएगा माइनस m2, बात समझ आ रही है, ओके। अब देखो यहाँ से ये m1 कॉमन है और यहाँ से m2 कॉमन कर लो, तो यहाँ से हम लोग एक चीज़ कॉमन कर रहे हैं माइनस m1, बात समझ आ रही है। हाँ देखो जब माइनस कॉमन करेंगे तो अंदर प्लस हो जाएगा ये, और जो प्लस का था वो माइनस का हो जाएगा, तो यहाँ बचेगा क्या, m1 तो बाहर कर ले, क्या बचेगा बेटा b1 और माइनस u1। अगर किसी बच्चे को संदेह होगा तो माइनस m1 का गुणा कराना वही मिल जाएगा, वो माइनस प्लस माइनस 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 प्लस गुणा कराओगे वही बराबर। यहाँ पर तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे m2 कॉमन करना, m2 क्या है ये b2 माइनस u2, समझ आ रही बात, वेग में परिवर्तन है ना, या यही देखो ये संवेग में परिवर्तन है, तो ये पहले पिंड के संवेग में परिवर्तन, जिसको आप ऐसे लिख सकते हो डेल्टा p1 जो कि आपने लिखा था माइनस का बराबर ये दूसरे पिंड के संवेग में परिवर्तन। देखो द्रव्यमान गुणे वेग अंतिम माइनस प्रारंभिक, तो अंतिम संवेग माइनस प्रारंभिक संवेग दूसरे पिंड का 2 2 लिखा है ना, तो ये दूसरे पिंड का संवेग में परिवर्तन है। तो देखो दोनों पिंडों के संवेग में परिवर्तन बराबर हुआ है, लेकिन डायरेक्शन विपरीत है, माइनस का चिन्ह क्या बता रहा है डायरेक्शन विपरीत है, और इसीलिए जब हम जोड़ते थे तो क्या आता था जीरो, क्या आता था, क्योंकि भाई जितना एक में बढ़ेगा उतना ही दूसरे में कम होगा, या फिर दोनों में संवेग में परिवर्तन बराबर होगा, एक की डायरेक्शन दूसरी और तो दूसरे की डायरेक्शन विपरीत दिशा में, समझ गया ना, तो ये चीज़ है, तो यही फार्मूला है बेटा संवेग परिवर्तन। नेक्स्ट देखो, हाँ क्या कोई डाउट है इसमें बताओ, नहीं एक छोटा सा टॉपिक और देख लेते हैं, देखो छोटा सा, देखो बेटा ध्यान देना, ये दो हेडिंग इसका बना सकते हो आप, एक तो बना सकते हो वेरिफिकेशन ऑफ थर्ड लॉ,
कौन सा? न्यूटन। हाँ, किसके द्वारा? बाई सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। इसका मतलब हुआ भैया न्यूटन के द्वितीय नियम से, किससे बेटा? द्वितीय नियम से है ना, सेकंड लॉ से तृतीय नियम का सत्यापन, उसका वेरिफिकेशन करेंगे। और यही हम लोग बताएंगे कि न्यूटन का जो द्वितीय नियम है वही वास्तविक नियम है, उसी में प्रथम नियम भी और उसी में तृतीय नियम भी। ठीक है, इसी को एक चीज़ और बोल सकते हो आप, याद है, डेरिवेशन डेरिवेशन ऑफ थर्ड लॉ। एग्जाम में ऐसे करके आता है ना, तो डेरिवेशन ऑफ थर्ड लॉ किससे? अच्छा, थर्ड लॉ ऑफ मोशन, यानी गति के तृतीय नियम का निगमन, किससे बेटा? बाई कंजर्वेशन लीनियर मोमेंटम। ये हिंदी में लिखना आवश्यक है कि समझ गए? बताओ बेटा, इतना तो समझ गए ना? देखो, आपके एग्जाम में लिख कर है कि भैया न्यूटन के गति विषय द्वितीय नियम से तृतीय नियम का सत्यापन करिए या व्याख्या करिए या समझाइए, कुछ भी लिख कर है तो भी यही चलेगा। अगर आपसे कहे एग्जाम में कि भैया न्यूटन के क्या न्यूटन नहीं बोलेंगे रेखीय संवेग संरक्षण से, किससे बेटा? रेखीय संवेग के संरक्षण से न्यूटन के तृतीय नियम का डेरिवेशन यानी कि निगमन, तब भी वही रहेगा। क्लियर? समझ आ रही बात? ओके, अब ध्यान देना, लिखेंगे क्या? एक लैंग्वेज छोटा सा लिख लो, बस 2 लाइन का है, देख लेते हैं। क्या? मान लो 2 पिंड, एक और 2 पिंड है, ठीक है, और एक दूसरे पर वो बल लगा रहे हैं, ऐसे लिख दे रहे हैं, माना पिंड 1 व 2, एक दूसरे पर बल क्रमशः, एक दूसरे पर बल क्रमशः, ध्यान देना, पहले कौन लिखा है? एक, तो मान लो पहले पर बल लग रहा है F12, F12 का मतलब वैसे समझ आ रहा है, फोर्स ऑन वन ड्यू टू टू, यानी पहले पर बल दूसरे के कारण। ठीक है, पहले पर बल दूसरे के कारण, समझ आ रही बात? ओके, F12 हुआ, F21 आरोपित करते हैं। इतना हम लोगों ने मान लिया कि 2 पिंड हैं, पिंड कौन कौन से? 1 और 2, एक दूसरे पर बल लगा रहे हैं, कितना? F12 और F21 आरोपित कर रहे हैं। हम सभी जान रहे हैं कि इस बल के कारण उनके संवेग में परिवर्तन होगा कि नहीं होगा? ठीक है, तो आप बताओगे इन बलों के कारण पिंड 1 के संवेग में परिवर्तन, संवेग में परिवर्तन कितना होगा? पिंड 1 है तो उसको क्या मान लेना? डेल्टा पी। बताओ, मान सकते हैं कि नहीं? बोलो। पहले पिंड के संवेग में परिवर्तन हम लोग मान लेंगे डेल्टा P1। परिवर्तन को डेल्टा P से लिखते हैं, जिसका मतलब क्या होता है? अंतिम संवेग माइनस
प्रारंभिक समय, है ना। अब पहले पिंड में हो रहा है तो डेल्टा P1 लिखिए, इतना तो समझ आ रहा होगा। और क्यों हो रहा है ये भी आपको पता है, क्योंकि बल लग रहा है। और न्यूटन के सेकंड नियम से आप सभी पहले से जानते हो, है ना। क्या, चूंकि F बराबर क्या होता है, डेल्टा P बाई डेल्टा, यह न्यूटन के गतिविषय द्वितीय नियम से पता है ना। चलो अलग से भी बता दे रहा हूँ, इसको इतना लिख लो फटाफट। इसी प्रकार से यहाँ पर लिखना पिंड 2 के संवेग में परिवर्तन कितना, डेल्टा P2। क्या लिख दोगे, यही तो लिखोगे। आप बताओगे न्यूटन्स के गति के द्वितीय नियम से, किससे बेटा, न्यूटन का गतिविषय द्वितीय नियम होता क्या है, किसी वस्तु पर आरोपित बल उस वस्तु के संवेग में परिवर्तन की समय दर के बराबर पता होता है। तो या फिर अगर हम आपसे कहें डेल्टा P बराबर कितना होगा, सॉल्व करके बताओ, तो सिंपल सी बात है, डेल्टा T भाग में उधर जाएगा, बोड़े में कर देंगे, इसमें तो कोई दो राय नहीं है भाई। समझ रहे हो क्या हो जाएगा, F जो उस पर बल लग रहा था और इंटू डेल्टा। क्लियर है बात। वैल्यू पुट का तो इसी प्रकार से निकाल सकते हो आप, डेल्टा P1 और डेल्टा P2 होगा क्या, तो आप बताओगे नियम से इतना होता है। इसलिए अगर कोई हमसे पूछे कि भैया बताओ डेल्टा P1 बराबर क्या होगा, यानी पहले पिंड के संवेग में परिवर्तन कितना होगा, तो ध्यान रखना बल कौन सा लिखना है, ये वाला कि ये वाला, समझना है। जिस वस्तु पर बल आरोपित होता है उसमें संवेग में परिवर्तन होता है ना। तो किस पिंड के संवेग में परिवर्तन हो रहा है, पहले, तो पहले पिंड पर कितना बल लग रहा है वो देंगे। बात समझ में आ रही, गलती नहीं होनी चाहिए, बहुत आसान चीज़ है भाई। आप बोलते हो, स्टेटमेंट बोलते हो कि किसी वस्तु पर आरोपित बल उस वस्तु के संवेग में परिवर्तन की दर के समानुपाती है, ये तो बोलते हो। तो यहाँ किस पिंड के संवेग में परिवर्तन लिखा गया, पहले पिंड, पहला पिंड ही तो हुआ। और अगर यहाँ पहले पिंड के संवेग में परिवर्तन लिखा है तो बराबर जब ये फार्मूला लिख रहे होंगे तो यहाँ बल कौन सा लिखेंगे, इस पिंड पर जो बल लग रहा होगा। तो फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2, यानी फोर्स ऑन 1 का मतलब हुआ F1 और ड्यू टू 2 का मतलब हुआ पहले पर बल दूसरे के कारण, और इंटू डेल्टा P। तो भैया डेल्टा P की तो वैल्यू ये हो गई, समझ पा रहे होंगे, कोई दिक्कत नहीं है। एंड अगर हमसे कोई पूछे डेल्टा P2 की वैल्यू बताओ, तो दूसरे पिंड के संवेग में परिवर्तन, इसका मतलब दूसरे पिंड पर लगने वाला बल, तो F21 फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1, वेक्टर जरूर लगाना, और इंटू डेल्टा T इतने समय अंतराल के लिए लग रहा है। ये भी बताना डेल्टा T क्या है, माना पिंड एक हुआ तो एक दूसरे पर डेल्टा T समय के लिए, ये भी लिख लेना भैया यहीं पर कहीं, कितने समय के लिए बेटा, हाँ यहाँ पर लिख देंगे डेल्टा T समय के लिए। बात समझ आ रही है भाई, इतने समय अंतराल के लिए लग रहा था, क्लियर है, तो उतने समय अंतराल के लिए कैलकुलेशन हम लोग कर रहे हैं, तो ये दोनों मिल गया। एक चीज बताओ, बाहर से कोई बल लग रहा है क्या, एक दूसरे पर लगा रहे हैं ना, इसका मतलब वो उस पर लगा रहा है तो निकाय हो गया। और अगर बाह्य बल की अनुपस्थिति है तो इनके संवेग में परिवर्तन होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, संवेग में परिवर्तन ही नहीं होगा। आप तुरंत बताएंगे यहाँ पर भैया ऐसा है क्योंकि बाह्य बल की अनुपस्थिति है, क्योंकि जब एक दूसरे पर बल लगा रहे हैं इसका सीधा सा मतलब है वो एक ही निकाय के दो अलग अलग पिंड हैं। निकाय तो एक ही हुआ ना सिस्टम, जैसे मार्कर है इसमें बहुत सारे छोटे छोटे कण होंगे, अंदर तो एक दूसरे पर बल लगा ही रहे होंगे, हमको देखना ही नहीं बाहर से बल लग रहा है कि नहीं ये देखना, ठीक, क्योंकि जो अंदर लगा रहे होंगे छोटे छोटे बल वो एक दूसरे के कारण निरस्त हो जा रहे होंगे, देखना यहाँ पर। तो लिखेंगे चूंकि बाह्य बल की अनुपस्थिति है इसलिए संयुक्त रेखीय संवेग में परिवर्तन बराबर 0 होगा। बात समझ में आ रही है, और इसका सीधा सा मतलब है कुल रेखीय संवेग यानी डेल्टा T1 प्लस डेल्टा T2, यही तो हुआ। और ये क्या होना चाहिए 0, ये तो बात हमको समझ में आ रही होगी।
अच्छा, अगर ऐसी बात है तो फिर इसके बाद सॉल्व करेंगे, वैल्यू पुट कर देंगे भैया। क्या? डेल्टा P1 की वैल्यू कितना, ये यहाँ पर लिखो, इसलिए डेल्टा P1 की जगह लिखेंगे F12 इंटू डेल्टा P और प्लस डेल्टा P2 की जगह बेटा F21 इंटू डेल्टा P बराबर कितना लिखा है बेटा? 0। बताओ, बात समझ आ रही? कोई डाउट तो नहीं है? क्लियर है ना एकदम? अब ध्यान देना, एक प्लस का उधर भेज दो, माइनस का क्लियर? ओके, या फिर डेल्टा T कॉमन लेकर के उधर भेज दो, 0 हो जाएगा, बात एक ही है। यहाँ पर देखो F12 इंटू डेल्टा T बराबर, ये प्लस का उधर जाएगा माइनस F21 इंटू डेल्टा T। अब आप कहोगे डेल्टा T से डेल्टा T कैंसिल हो गया, तो आपको मिल क्या रहा है? F12 बराबर माइनस F21 और सदिश है। भैया बराबर का चिन्ह क्या बता रहा है? बराबर का चिन्ह क्या बता रहा है? दोनों बल बराबर है, दोनों बल। माइनस का चिन्ह क्या बता रहा है? विपरीत दिशा में सदिश रास्ता है। और क्रिया प्रतिक्रिया होता क्या है? एक वस्तु के द्वारा दूसरे वस्तु पर लगाया गया बल बराबर होगा दूसरे वस्तु के द्वारा पहले वस्तु पर लगाया गया बल, और विपरीत हो, यही तो है। यदि कोई वस्तु किसी दूसरी वस्तु पर बल लगाती है तो दूसरी वस्तु भी पहले वस्तु पर उतना ही बल विपरीत दिशा में लगाएगी, यही तो क्रिया प्रतिक्रिया का नियम है। तो न्यूटन का तृतीय नियम प्रूफ तो हो गया। किससे प्रूफ हुआ? तो एक तो बता सकते हो कि भैया संवेग संरक्षण के नियम से, कि बाह्य बल की अनुपस्थिति है तो उनमें संवेग में परिवर्तन 0 होगा, यानी संवेग क्या होगा? नियत रहेगा। बात समझ में आ रही है? तो संवेग में परिवर्तन 0 कर दिए, ये संवेग परिवर्तन ही तो था संयुक्त रूप से। क्लियर है? तो ये भी हेडिंग बन गया भैया सेकंड वाला। और एक क्या है? न्यूटन के द्वितीय नियम से। किस नियम से? न्यूटन के गति के द्वितीय नियम से तृतीय नियम का सत्यापन भी हो गया। तो यही क्या है बेटा? क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। क्या है? यही क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। और अगर मान लो आप बाद में नहीं समझ पा रहे हो, कोई चीज़ दिक्कत हो रही है, तो यहाँ पर ये भी लिख लेना कि भैया ये क्या है, ये कौन सा बल है? तो फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2, इसका मतलब पिंड पहले पर, पिंड एक पर बल किसके कारण? दूसरे के कारण। किसके कारण बेटा? बल दूसरे के कारण। ठीक है, कोई ये पूछे ये कौन सा बल है, तो फोर्स ऑन 2 यानी दूसरे पर बल लग रहा है, कौन सा? पिंड। तो पिंड 2 पर बल किसके कारण? पहले के कारण। समझ आई बात? तो क्रिया प्रतिक्रिया का नियम का भी सत्यापन। तो आज के लिए इतना ही बात।